हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस की सीरीज लेके आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि जब मैं आपको ईवीएस पढ़ा रही थी तो मैंने आपसे कहा था जैसे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी आपको हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आए। जिससे पहले आपको तो पता चलेगा कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस बेस पे किस तरह से लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेकेंडली इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन से हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके जो सीटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको एनसीईआरटी बेस्ड के आधार पे आपको सीटेड एग्जाम के लिए ईवीएस की थ्योरी पढ़ाई थी, जिसमें जो भी आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट इमेज लगा के आपको समझाया था। अगर अभी तक आपने थ्योरी वाली वीडियो या इससे पहले के क्वेश्चन के सीरीज को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए आज आपका जो थर्ड टॉपिक है भोजन और पोषण, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, मीरा और दिव्या दो छोटी लड़कियां हैं। जो मीरा क्या करती है, समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो कह रहे मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में कौन सी बीमारियां हो जाएंगी। तो पहली बात क्या है, मीरा कौन सा भोजन ज्यादा खा रही है जिसमें समोसे, कटलेट, डबल रोटी। समोसे, कटलेट, डबल रोटी में कौन से तत्व होते हैं मैंने आपको बताया था, इनमें क्या है, फैट की मात्रा ज्यादा है। और जबकि दिव्या ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें क्या लौह तत्व की कमी है, आयरन की कमी है। तो बताइए इनमें से कौन सी बीमारियां हो जाएंगी। आपका पहला ऑप्शन क्या है, मोटापा व स्कर्वी, दूसरा स्कर्वी और एनीमिया, तीसरा एनीमिया और रतौंधी। तो मैंने आपको बताया था जिस भोजन में क्या होगा, फैट्स की मात्रा अधिक होती है, व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा ये। लेकिन आपको पता है कि जब आयरन की कमी होगी, आयरन की कमी से व्यक्ति को कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। तो यहाँ पे तो स्कर्वी दिया हुआ, तो आपका कट हो गया ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, मोटापा और एनीमिया। जिसके भोजन में फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है उसको क्या होता है, मोटापा हो जाता है। और जिसके भोजन में क्या होता है, आयरन की कमी होती है उसको क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, फोर्थ हो गया। लेकिन आप बाकी चीजें भी समझ लीजिए, कई बार क्या होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछ के कोई दूसरा पूछ सकता है, तो आपको पता होने चाहिए ना सारे ऑप्शन। तो पहला क्या है, स्कर्वी। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से। और आपके एनीमिया, एनीमिया तो पता है आपको हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से। रतौंधी, रतौंधी किसकी कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, जैसे मैंने आपको इसके पहले जब भोजन और पोषण वाले की थ्योरी पढ़ाई थी तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, भोजन के पोषक तत्व क्या हैं, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने इन सब के बारे में पढ़ा नहीं है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें सब में मैंने आपको बहुत ही डिटेल्स और इमेज लगा के समझाया था। जिससे क्या होगा कि आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली वे पे सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे विटामिन होता क्या है। तो आपको बताया था कि विटामिन क्या होता है, हमारे शरीर में थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि क्या होता है विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है हमें बहुत सारे फल वगैरह खाते हैं जिससे हमें विटामिन मिल सके। तो कह रहे विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक। बिल्कुल सही है कि विटामिन हमें थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। और ये क्या करते हैं, हीनताजन्य का तात्पर्य क्या होता है, कमी। इस पॉइंट को याद रखना। कई बार क्या होता है ऐसे हिंदी के टर्म बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसका तात्पर्य क्या होगा, कमी। तो कह रहे विटामिन की कमी से क्या होता है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं और जिसके बचाव के लिए क्या करते हैं, विटामिन लेते हैं। और विटामिन की क्या लेते हैं, अल्प मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और लेकिन आप दूसरे ऑप्शन को भी समझ लेते हैं, क्या करें, हमारी उपापचय दर बढ़ के भार में कमी लाती है, ऐसा तो नहीं होता है विटामिन के द्वारा।
और स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में ऐसा नहीं कि दवा के रूप में विटामिन लेते हैं। विटामिन जैसे बहुत सारे मल्टीविटामिन होते हैं, तो इन सब का सेवन तभी करना चाहिए जब डॉक्टर हमें सलाह दे। बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी मल्टीविटामिन की गोलियां नहीं लेनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंजलि की सहेली दांतों में छह से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है, इनमें से कौन से तरीकों का अनुपालन करना चाहिए? कह रहा है कि अंजलि की फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड क्या करे, दांतों से छह में जोड़ने के लिए 4 उपाय बताती है। तो कह रहा है कौन से उपाय का आपको अनुपालन करना चाहिए? पहला कह रहा है दिन में 2 बार ब्रश करें। बिल्कुल करना चाहिए। अगर हमें अपने दांतों के लिए करना है तो दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। दूसरा कह रहा है एनेमल कम हो इसके लिए ब्रेसेस पहने। एनेमल कम हो इसके लिए ब्रेसेस पहने। ये एडवाइस आपको एक डॉक्टर दे सकते हैं कि आपको ब्रेसेस पहनने कि नहीं पहनने, आपकी एनेमल की कंडीशन कैसी। आपका कोई भी फ्रेंड आपके ऐसे एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि डॉक्टर एक आपकी देख के उसके आधार पर देगा ना एडवाइस, तो ऐसे कोई फ्रेंड नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे क्या करे, उसकी सहेली बता रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो सकता है। लेकिन अभी हमें ऑप्शन देखने हैं। और सेकंड क्या करें, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन ऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। ये बिल्कुल सही है। अगर कम मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ कम ले तो हमारे क्या होता है? एनेमल। एनेमल क्या होती है? हमारी दांत की बाह परत होती है, उसी में क्षय होने लगता है इन सब के सेवन से। और हर खाने के बाद क्या करें? कुल्ला करें। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए और ऑप्शन चारों सही है, लेकिन कह रहे हैं इनमें से कौन से चारों का अनुपालन करना है। और एडवाइस कौन दे रहा है? आप अंजलि की कोई फ्रेंड दे रही। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन से। ऑप्शन पहला कह रहा है कि बी, सी व डी। बी आपका क्या? एनेमल्स कम हो इसके लिए ब्रेसेस पहने। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी एडवाइस आपको एक डॉक्टर दे सकता है, कोई भी फ्रेंड हमारा नहीं दे सकता, क्योंकि डॉक्टर हमारी कंडीशन देख के, हमारे एनिमल की कंडीशन देख के बताएगा ना कि हमें ब्रेसेस पहनने की नहीं। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। अब अगला कह रहा है सी, डी और ए। सी क्या है? मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न ले। ऐसी एडवाइस हमें घर में भी मिलती रहती है, पेरेंट्स भी देते रहे, ये एडवाइस कोई भी दे सकता है। तो सी तो आपका सही है। और आपका डी क्या है? हर खाने के बाद कुल्ला करें। ये भी बिल्कुल सही है, हमें ऐसा करना चाहिए कि हर बार खाने के जो भी खाए उसके बाद कुल्ला करना चाहिए। और सेकंड क्या करें? दिन में 2 बार ब्रश करें। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा सेकंड। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में 3 प्रकार के आर के बारे में उल्लेख है। उसमें पहला क्या? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये आपके 3 प्रकार के आर बताए गए थे ना कि पर्यावरण के बचाव के लिए हमें 3 प्रकार के आर का पालन करना है। पहला क्या? रिड्यूस, रीयूज। दूसरा क्या है आपका? रिसाइकल। रिड्यूस करना है, किसी भी चीज़ का कम उपयोग करना है। रीयूज, उसका बार बार उपयोग करना है। और उसका रिसाइकल करना है। तो आप बताइए इसका कौन सा आपका राइट आंसर है जिसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के बारे में कह रहा है? पहला कह रहा है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। पुनः निर्माण की बात तो नहीं हो रही है। पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, ऐसा भी नहीं हो रहा है। ये आपका क्या कह रहा है? कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग। यही तो आपका सही है। रिड्यूस पहला कम उपयोग करना है, फिर उसका क्या करना है? रीयूज, पुनः उपयोग करना, और तीसरा रिसाइकल, पुनः उपयोग करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका थर्ड हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें 3 आर का पालन करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रजत ने अपने मित्र से कहा मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। अब रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? एक रजत नामक बच्चा है, उसको क्या हो रहा है कि कह रहा है कि मैं खेल नहीं सकता हूँ। और खेल ना सकने का कारण क्या बता रहा है? कह रहा है मुझे तो कपकपी से बुखार आता है, सिर दर्द होता है, अंत में पसीना आता है। और उसके बाद रक्त की जब जांच हुई, उसका ब्लड टेस्ट हुआ, तो डॉक्टर ने क्या दिया? एक कड़वी दवाई दी। तो बताइए उसको कौन सी बीमारी हो सकती है? पहली कौन सी करेगा? मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा। तो रजत नामक बच्चे के जो लक्षण किस बीमारी के यहाँ बताइए? तो उसको मलेरिया के लक्षण है ना, कि मलेरिया में तो व्यक्ति को क्या होता है? कपकपी बुखार होता है, सिर दर्द होता है और पसीना आता है। और कह रहे रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने क्या किया? एक कड़वी दवा दी है। तो कड़वी दवा कौन सी दी है? मलेरिया की दवा दी गई ना। मलेरिया की दवा जो होती है अत्यंत कड़वी होती है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? तो किससे होती है? आपका सिनकोना।
सिनकोना एक पेड़ है जिसके छाल से क्या होता है, मलेरिया की दवा का निर्माण किया जाता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। उस बच्चे को कौन सा रोग है, मलेरिया है। और मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से बनती है, तो मलेरिया की दवा आपकी बनती है सिनकोना पेड़ की छाल से। और अब आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मलेरिया आपका किस मच्छर से होता है, तो किससे होता है, मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ये पॉइंट भी याद रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन HB की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को दूर करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो आपको पता है कि जिस व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसको क्या होता है कि आयरन युक्त चीजें खानी चाहिए। अब आयरन किन किन चीजों में ज्यादा होता है, ये मैंने आपको थ्योरी में समझाया था। पहला क्या होता है, आंवला होता है, हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं, गुड़ होता है, अनार होता है। इन सब चीजों में क्या होता है, आयरन की मात्रा अधिक होती है। अब जब डॉक्टर ने कहा है कि उसको हीमोग्लोबिन की कमी है, तो डॉक्टर कौन सी चीजें खाने के लिए उसको सलाह देगा। पहला क्या है, आंवला, हरी पत्तीदार सब्जियां व गुड़। ये तो आपका सही है, तो ये आपका सही है। लेकिन अब देख लेते हैं, हो सकता है इसके नीचे कोई दूसरा ऑप्शन हो। पहला कह रहा चावल, चीनी, आंवला। ऐसा तो नहीं, चावल और चीनी की बात तो नहीं कर रहे, तो ये तो गलत हो गया। हरी पत्तीदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, इन दोनों की भी बात नहीं की जा रही है। गुड़ की तो बात की जा रही है, लेकिन नींबू और मटर की बात नहीं की जा रही। तो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। उसे आंवला खाना चाहिए, हरी पत्तीदार सब्जियां खानी चाहिए, वो गुड़ का सेवन करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की संस्कृत विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि क्या होगी। कह रहे एक अध्यापक, उसे क्या करना है, संस्कृत की विविधता के बारे में पढ़ानी, कि हमारे देश के भोजन के संस्कृत में विविधता कैसी है। जैसे क्या होता है, क्षेत्रीय व्यंजन के बारे में जब मैंने आपको समझाया था कि असम में कैसे खाते हैं, केरल में कैसा खाते हैं, मेघालय में कैसे खाते हैं, पंजाब में कैसे खाते हैं, अलग अलग विविधता आई थी ना। जैसे आपको लिंगुफेन के बारे में बताया गया था। लिंगुफेन एक डिश है जो किसी सांप से बनाई जाती है। इसी तरह से सारी चीजें मैंने आपको उसके थ्योरी वाले में समझाई थी ना, कि भोजन में क्या होती है, अलग अलग विविधता होती है। और एक टीचर होने के नाते आपको उन सब विविधताओं का सम्मान करना है, बच्चों को एक दूसरे के विविधताओं के बारे में जानना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं एज ए टीचर, अगर आप अपनी क्लास में टीचर हैं और आप कक्षा 4 के बच्चों को क्या करना है, हमारे देश के भोजन के सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है, तो इसको पढ़ाने के लिए आप सर्वोत्तम विधि कौन सी चयन करेंगे। देख लीजिए, इसके 4 विधि आपके 4 ऑप्शन में दिए गए। कह रहे हैं इनमें से कौन सी विधि आपको सर्वोत्तम में चयन करेंगे। पहले आपके कह रहे विभिन्न प्रकार के खाने के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। आप बच्चों को ऐसा करके दिखा सकते हैं फ्लैश कार्ड, लेकिन क्या होगा, फ्लैश कार्ड में बच्चे उतना एक्टिव नहीं होंगे। और एज ए टीचर, जैसे आपके अंशियप ने भी बोला है, टीचर को क्या करना है, सुगमकर्ता की भूमिका निभाना है। उसके लिए पूरा ज्ञान दे नहीं देना कि बेटा ये ऐसा होता है। उसके लिए एक ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण तैयार करना है कि जहाँ वो खुद सीखने का प्रयास करे, खुद सक्रिय हो। तो अभी आपको 4 ऑप्शन देखने हैं। हमेशा सीटेड एग्जाम में क्या होता है, कई बार क्या होता है 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल भी सही होते हैं, कई बार क्या होता है 4 ऑप्शन आपके सही होते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या उसको चूज करना होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये क्यों नहीं हो गया, ये क्यों हो गया। हो सकता है कई बार क्या होता है 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन आपको उन दोनों में भी सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा उसको चूज करना होता है। तो कह रहे विभिन्न प्रकार के खाने के चीजों वाले चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आगे भी हमें पढ़ना है। अब कह रहे अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के विषय में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। आप ये बिल्कुल भी कर सकते हैं कि जब उसे आप प्रोजेक्ट देंगे तो उसमें क्या होगा, सारे बच्चे एक तो अलग अलग विविधता के होंगे। आपकी क्लास में जो बच्चे होंगे, काफ़ी बच्चों का क्या होगा, कल्चर अलग होगा। कोई जैसे गुजराती परिवार से है, तो कोई दूसरे परिवार से, या किसी का खान पान अलग है, कोई हिंदू है, कोई मॉडर्न है, कोई सिख है, तो खाने के व्यंजन में भी अलग अलग होंगे, उनके खाने में विविधता भी होगी। आप जब उन्हें प्रोजेक्ट काम देंगे तो क्या होगा, सब सम्मिलित रूप से काम करेंगे। तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि मेरे यहाँ तो ये डिश बनती है,
मेरा ये फेस्टिवल में ऐसा बनता है, वो ऐसा बनता है। पहले तो उनके अंदर सहयोग की भावना आएगी। दूसरा क्या होगा, उनके अंदर क्या हो रहा है, भाषा कौशल का भी अच्छा विकास हो रहा है। तीसरा जो आपका उद्देश्य है भाषा उसके बारे में, व्यंजन की विविधता, भोजन की विविधता, वो भी सफल होगी, समझ पाएंगे। तो ये भी आपका बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अब आप थर्ड को भी पढ़ना है। थर्ड कह रहा है विद्यार्थियों से पूछें उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या कर, एक बच्चे से पूछ लिया आपने क्या खाया, तो उसने एक चीज के बारे में बताएगा ना। उसके घर में तो डेली अलग अलग चीज बनती है, तो सारी चीजों के बारे में तो आप नहीं जान सकते। तो ये भी आपकी सही है, लेकिन उतनी प्रभावी नहीं है। अब अगला कह रहा है कि विद्यार्थियों से कहें कि वो अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्र करें। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्र करें। इससे क्या होगा कि बच्चे अपने अपने परिवार के बारे में जान जाएंगे। जबकि सामान्यतः बच्चे क्या होंगे, अपने परिवार के बारे में तो जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ फेस्टिवल में ये बनता है, वो बनता है। अगर लेकिन क्या करना है, आपको पूरी जो विविधता है भोजन की, उसके बारे में बच्चों को सिखाना है। तो इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन होगा सेकेंड नंबर। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जितनी भी विविधताएं हैं बच्चों की क्लास में, जो भी अलग अलग परिवेश के, वो सब सम्मिलित रूप से एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे। उसमें क्या होगा, पहले तो सब एक दूसरे में जो विविधताएं भोजन की, जैसे किसी के यहाँ क्या होता है सरसों के तेल की मछली बनती है, किसी के यहाँ नारियल की तेल, ये क्या विविधता ही तो है जो आपने एनसीईआरटी के बुक में पढ़ा था। किसी के यहाँ लोहड़ी में कोई दूसरी डिश बनती है, तो किसी के यहाँ दिवाली में कुछ दूसरा बनता है। कहीं गुजरात में जैसे होते हैं नींबू वाले चावल बहुत प्रसिद्ध है, ढोकला बहुत प्रसिद्ध है, कहीं पे बड़ा पाव प्रसिद्ध है। ये अलग अलग विविधता होती है ना। तो इसीलिए जब आप उसे प्रोजेक्ट देंगे, तो प्रोजेक्ट में पहले तो बच्चा एक्टिव होकर सक्रिय होकर काम भी करेगा, और दूसरी बात क्या होगी, जब वो सक्रिय होकर काम करेगा तो उनके मत में एक अच्छा परस्पर मित्रता की भावना का विकास होगा, एक दूसरे से अपने विचारों को व्यक्त करेगा। तो इससे और भी उसके भाषाई कौशल का भी विकास हो रहा हो। तो इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा, सेकेंड है। क्योंकि आप ऑप्शन तो आपका फोर्थ भी सही है, इसको भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, बच्चा सिर्फ अपने परिवार के बारे में जान पाएगा, उसकी विविधता के बारे में जान पाएगा, सारे अलग अलग कल्चर के बारे में नहीं जान पाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीना आम पसंद करती है और वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। तो निम्नलिखित में कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए, जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं इसमें क्या होता है, सारी चीजें आपको डिटेल से समझा देते हैं। क्योंकि एक बार तो आपने थ्योरी में समझ लिया है, और एक बार जब यहाँ पे भी क्वेश्चन में सॉल्व, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप चाहे जितनी कर सकते हैं, आपके पास बुक होगी, लेकिन एक टीचर का काम क्या होता है, आपके लिए कि ऐसा माहौल बना दे, आपको चीजें समझ में आने लगी। जब समझ में आ जाने लगेंगी तो आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरह से लैंग्वेज को चेंज कर देगा, आप इजिली वे पे कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको समझाने पे ज़्यादा जोर देती हूँ। क्योंकि क्वेश्चन तो हम भी हो सकते हैं 30 करवा दो, 50 करवा सकते हैं एक ही वीडियो में, लेकिन उससे क्या होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। आपको तुरंत क्वेश्चन पढ़ा, उसका राइट आंसर बता दिया, तो आप उस क्वेश्चन को रटने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक टीचर को हमेशा भी रटने पर कभी भी बल नहीं देना चाहिए। आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो आपको जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा उन्हें आसानी से डील कर सकते हैं। अब कह रहे हैं रीना आम पसंद करती है, क्या करना, जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। अब आप बताइए, भोजन का हम संरक्षण करते क्यों होते। जब मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए उनके क्या कर लेते हैं, संरक्षण कर लेते हैं, परिरक्षण कर लेते हैं, जिसकी अलग अलग विधियां थी जो मैंने आपको समझाई थी इससे पहले थ्योरी वाले वीडियो में। अब कह रहे हैं कि आम के संरक्षण के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला कह रहे हैं अचार और आम पापड़ बनाना, बिल्कुल सही है। अचार बना सकती है, आम पापड़ भी बना सकती है, ये सामान्यतः घरों में भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा सेकंड कह रहा है कि जूस तैयार करना, वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। तो ये भी आप कर सकते हैं कि जूस तैयार कर लें, उसको वायुरोधी डिब्बे में भी संचित कर सकते हैं। और प्लास्टिक के थैले में रखना, आप रख सकते हैं प्लास्टिक के थैले में भी आपके संरक्षण के लिए, और रेफ्रिजरेटर में भी संचित कर रखते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। क्योंकि क्या कर रही है, सर्दियों के लिए इनको करना चाहती है, मतलब उसको बीच में काफ़ी अंतराल के लिए इनको परिरक्षण करना चाहती है। जैसे 1-2 दिन के लिए है तो आप रेफ्रिजरेटर में भी रख देते हैं, और 2-4-6 दिन के लिए आप प्लास्टिक के थैले में रख सकते हैं, 5-6 दिन के लिए आप उसका जूस बना के रख सकते हैं। लेकिन आपको काफ़ी अंतराल के लिए रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अचार और आम पापड़ बनाना। अचार और आम पापड़ बना लेंगे तो 5 से 6 महीने तक वो बिल्कुल सही बने रहेंगे। तो इसलिए आपका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा।
अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाद संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। अब कह रहे हैं यहाँ पे आपको खाद का संरक्षण करना है, किसी भी खाद्य पदार्थ है उनका संरक्षण करने के लिए आपको ऑप्शन दिए गए कि आलू का जैसे चिप्स बना लेना, दूध का पनीर बना लेना, सेब का जैम बना लेना और कच्चे आम का अचार बना लेना। और कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो जोड़ा ठीक नहीं है कि उनका उचित रूप से परिरक्षण नहीं किया गया। पहला कह रहे हैं आलू का चिप्स, बिल्कुल सही है क्योंकि आलू का चिप्स बना के इनको बहुत टाइम तक परिरक्षण रखा जा सकता है। दूध से पनीर, ये आपका गलत है क्योंकि आप दूध से पनीर बना सकते हैं लेकिन उसको बहुत टाइम तक नहीं रख सकते। ऐसा तो नहीं कि आप दूध से पनीर बना लेते हैं, पनीर को 5 से 6 महीना रखा रह सकता है, नहीं रख सकते ना 5 से 6 महीना, आपका खराब हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, गलत है। और कह रहा सेब से जैम, बिल्कुल भी हम सेब से जैम बना के काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। कच्चा आम का अचार, अभी आपको पढ़ा कि आम को परीक्षण करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आम पापड़ बना लें या उसका अचार बना लें। तो कह रहा कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है तो कौन सा ठीक नहीं है आपको, दूध से पनीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इस तरह से आज हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और क्वेश्चन की मैंने आपको थ्योरी समझाने का प्रयास किया है क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा दिए जा सकते हैं लेकिन उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन को याद करेंगे। जबकि क्या एक टीचर का काम होता है कि चीज़ें आपको समझ में आए। अच्छे से जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो उस बेस से उस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन है आप इजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह इन क्वेश्चन को देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनके नोट्स बना लिए। इसी सीक्वेंस में सीटेट एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पे सीडीपी की क्लासेस चल रही है। ईवीएस की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट होगी जो एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ाई गई है। ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल की साइंस की क्लासेस, जूनियर लेवल की एसएसटी की क्लासेस चल रही हैं और बहुत जल्दी हम इंग्लिश पेडागोजी की, हिंदी ग्रामर की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप सारी क्लासेस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।